नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपके साथ ममता तिवारी। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी 2024 से पहले गठबंधन की अग्नि परीक्षा को लेकर। दरअसल 5 सितंबर को होने वाले घोसी उपचुनाव बीजेपी और सपा गठबंधन के लिए पहली परीक्षा मानी जा रही है। बीजेपी में सुभाषपा नए गठबंधन के तौर पर जुड़ी है, तो वहीं सपा के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण की भी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले परीक्षा होगी। सपा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान और बीजेपी ने घोसी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। 18 महीने में सपा छोड़कर दोबारा से बीजेपी में शामिल होकर घोसी उपचुनाव जीतना दारा सिंह चौहान के लिए परीक्षा होगी। दारा सिंह चौहान अगर उपचुनाव जीते हैं तो उनका प्रदेश में मंत्री बनना लगभग तय है। साथ ही ओम प्रकाश राजभर की भी मंत्री पद की अग्नि परीक्षा होगी। बड़ी बात यह है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वांचल में ही हुआ था, जिसका बड़ा कारण दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर का सपा के साथ जाना माना गया था। गाजीपुर जिले में बीजेपी को जहां विधानसभा की एक भी सीट नहीं मिली, वहीं मऊ जिले में महज एक सीट से ही संतोष करना पड़ा। इसके साथ ही बलिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और बस्ती जिले में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। साथ सपा ने घोसी उपचुनाव में पार्टी के पुराने नेता और क्षत्रिय समाज से आने वाले सुधाकर सिंह पर दांव लगाया है। सुधाकर सिंह घोसी उप विधानसभा क्षेत्र से 2012 में विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। 2017 में बीजेपी के फागू चौहान और 2020 में हुए उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो कुल मिलाकर टक्कर बीजेपी के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच नहीं लेकिन अग्नि परीक्षा बीजेपी और सपा गठबंधन की तो है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। तो सीधे तौर पर अग्नि परीक्षा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए का गठबंधन, दोनों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती जो है वो साफ तौर पर यहां पर नजर आ रही है। खास मेहमान का पैनल हमारे साथ है, जिसमें प्रशांत उमराव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है, तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है, सुभाष यादव प्रवक्ता सुभाषपा से हमारे साथ है, नवलकांत सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद आप चारों लोगों का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले नवलकांत जी, आपके पास ही आऊंगी। दारा सिंह चौहान और वर्सेस समाजवादी पार्टी, क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी का जो ये पहले से ही चला रहा कश्मकश वो तो सामने है ही, लेकिन अभी जो उपचुनाव है उन्हें माना जा रहा है कि एक बड़ी अग्नि परीक्षा है एनडीए के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। ऐसे में दारा सिंह चौहान का इसी वर्ष में ही, इसी कार्यकाल में ही 2 बार पार्टियों में इधर उधर बदलना, क्या लगता है कितना फायदेमंद होगा ये एनडीए के लिए और जनता कितना भरोसा कर पाएगी एक नेता पर? देखिए, ये जो पार्टियों का फेरबदल हुआ, गठबंधन का जो फेरबदल हुआ है और दारा सिंह चौहान जिस तरह से पिछले चुनाव में वो छोड़ के चले गए थे बीजेपी को और फिर वो सपा को छोड़ के वापस आए हैं, और इसके अलावा जो सबसे बड़ी परीक्षा है वो ओम प्रकाश राजभर की है कि उनके बीजेपी में आने का कितना प्रभाव होता है। जाहिर सी बात है, ये एक ऐसी सीट है जहां पे दलित एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और इसके अलावा अब जो मुस्लिम है वो भी काफी संख्या में है। भूमिहार मतदाता बड़ी भूमिका अदा करते हैं किसी को हरवाने और जितवाने में। जादुओं की भी ठीक ठाक संख्या है यहाँ पे। तो ये जो बेसिक है वो वहां का मैं आपको बता रहा हूँ। जो जिस कैंडिडेट सुधाकर सिंह को समाजवादी पार्टी ने उतारा है वो यहाँ से पहले भी चुनाव जीत चुके हैं, तो जाहिर सी बात है एक मजबूत प्लेयर है। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो सवाल वो ये बना हुआ है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो यहाँ पे क्या करने जा रही है, किस कैंडिडेट को उतारने जा रही है। अब मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को उतार देती है तो जाहिर सी बात है कि जो दलित मतदाता है और जो मुस्लिम मतदाता है वो काफी खेल बदल सकते हैं, समीकरण वहां बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए तो मुझको आज की डेट पे राजभर के आने से और दारा सिंह चौहान का खुद भी एक प्रभाव है, तो बीजेपी मुझे थोड़ी सी मजबूत दिख रही है। ठीक है, तारिक खान जी क्या कहेंगे? दारा सिंह चौहान जो कुछ समय पहले आप लोगों के साथ थे, आज अपना पाला बदलकर एनडीए के पास चले गई हैं और उन्हें वहां पहुंचते ही टिकट भी मिल गया है।
चुनावी मैदान में भी आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं और समीकरण ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं पलड़ा भारी जरूर एनडीए का हो सकता है। नहीं मैम, देखिए अभी जो जनादेश था इससे पहले विधानसभा में, वो उस विधानसभा में, घोसी विधानसभा में जनादेश बीजेपी के खिलाफ दारा सिंह चौहान को सपा के टिकट पे 1,08,000 वोट मिले और उनका विनिंग मार्जिन भी अच्छा खासा था। अगर हम जीते तो जो मैंडेट होता है उसका अनादर करने पे जनता बहुत ज्यादा उससे खुश नहीं होती। आप मैंडेट के विपरीत जा रहे हैं। 5 साल का मैंडेट जनता ने दिया था, वो बीजेपी के अगेंस्ट में दिया था। अब आपने पाला बदल लिया, अब आप बीजेपी में चले। जो हमारा कैंडिडेट है वो एक बार 12 में वहां से चुनाव जीत चुका है, बड़ी मजबूती से उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। पूरी समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से घोसी चुनाव लड़ेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से वो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि आज भी हमें इस बात का यकीन है कि घोसी विधानसभा ने और तमाम पूर्वांचल की सीटों में, जिनमें और पार्टियों के भी कई 6-7 विधायक जीत के आए हैं, वो मैंडेट अगेंस्ट बीजेपी। अगर प्रक्रिया पूरी होने से पहले 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो पूरा करने से पहले कोई भी इधर उधर भागा दौड़ी करता है अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। जैसे किसी को मंत्रालय चाहिए, कुछ नेताओं को बड़ा घर चाहिए, कुछ नेताओं को अपने बेटों को चाहिए। इन चीजों के साथ अगर कोई इधर उधर मूवमेंट करता है तो वो जनता देख रही है और जनता ईवीएम पे और बैलेट पे उसका मुकम्मल जवाब देती है। हमें पूरी उम्मीद है इस बात की कि घोसी विधानसभा के लोग जिस तरीके से उन्होंने, क्योंकि ये विधानसभा का जो चुनाव होता है इसमें वेटेज दोनों लोगों का होता है, पार्टी का भी होता है और उस कैंडिडेट का भी होता है। तो पार्टी चुनाव लड़ेगी, कैंडिडेट भी चुनाव लड़ेगा। हम जिसको चुनाव पर विधायक रह चुका है, हमें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी एक बेहतर प्रदर्शन करके घोसी विधानसभा सीट जरूर जीतेगी, क्योंकि जनादेश हमारे फेवर में था, समाजवादी पार्टी के फेवर में था। और फिर से जनता, क्योंकि बीच में चुनाव हो रहा है, सिर्फ कैंडिडेट बदला गया है, तो एक बार फिर से जनता घोसी विधानसभा की समाजवादी पार्टी के ऊपर भरोसा जताएगी। हमें पूरा यकीन है इस बात। ठीक है, सुभाष यादव जी, सुना आपने इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुना होगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने सिर्फ चेहरा बदला है, पार्टी पर आज भी वहां की जनता भरोसा करती है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर वहां पर अभी भी समाजवादी पार्टी से अगर दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ते तो वो जीतते, लेकिन अब जब उन्होंने पारा बदल दिया है तो उनका चेहरा काम नहीं करेगा, पार्टी वहां पर काम करती है। देखिए ममता जी, तारिक भाई मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चुनाव नजदीक आ ही गया है, खुद ही पता चल जाएगा आटे दाल भाव का क्या है। इन्होंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मैंडेट मिला। भैया, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आप लोगों को मैंडेट मिला, लेकिन आपने इस बात का स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं किया कि आपके साथ गठबंधन के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शामिल थी, दारा सिंह चौहान शामिल थे। दारा सिंह चौहान जिस ननुया समाज से आते हैं, वो पूर्वांचल के अंदर घोसी लोकसभा के आसपास और घोसी विधानसभा के अंदर जो सीटें उसके अंदर कम से कम उसकी 80-90 हजार से ज्यादा उनकी संख्या है। राजभर मतदाताओं की संख्या 90 हजार से ऊपर की तादाद के अंदर ज्यादा जा रही है। आपको 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर 4,83,927 वोट मिला। 4,06,937 वोट मिले। अगर आप उस वोटों को इनके अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का वोट माइनस कर दीजिए, इसके अंदर आप नुनिया समाज का जो दारा सिंह चौहान थे उनका वोट माइनस कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर 3 लाख के आसपास वोट मिला था। अब इन वोटों को समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन के अंदर हम लोग शामिल थे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एवं दारा सिंह चौहान जी, ये दोनों अलग हट गए। अब इन दोनों वोटों को अगर प्लस कर दिया जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वोटों का परसेंटेज कहां जा रहा है। और रही बात इनकी सुधाकर सिंह जी की, तो ममता जी, सुधाकर सिंह जी जो 2012 के अंदर समाजवादी पार्टी से घोसी विधानसभा से विधायक थे, लेकिन इन्होंने विधायक रहते हुए न जाने कितने ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया, न जाने ऐसे कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे को दर्ज करवाने का काम किया। सत्ता के अंदर रहते हुए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सत्ता का उसका नाजायज प्रयोग किया, दुरुपयोग किया। तो घोसी की जो जनता है अच्छी तरीके से सुधाकर सिंह जी से वाकिफ है। 2022 का जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इसके अंदर प्रचंड बहुमत से दारा सिंह चौहान जी जीतने जा रहे हैं, एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। बाकी तारिक भाई हैं, उनका अपना पक्ष, समाजवादी पार्टी का अपना पक्ष है, वो जो भी बोले, लेकिन मेन जो फैसला करने वाली जनता है। जनता जनार्दन ने 2022 के अंदर आपको जो मैंडेट दिया था, जो आपको फैसला दिया था, वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ में रहते हुए दिया था, दारा सिंह चौहान जी के साथ में रहते हुए दिया था। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इस समय आपके साथ में दारा सिंह चौहान जी भी नहीं है और इस समय आपके साथ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी नहीं है।
जिन पीडीए की बातें कर रहे थे उस पीडीए के रूप में इनके 2 लोग तो निकल चुके हैं, अब बचे हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक भी इस उपचुनाव के अंदर ममता जी देखिए कहीं ना कहीं इधर से उधर डाइवर्ट होने वाले, ऊंट किस तरफ बैठेगा ये तो आने वाले समय के अंदर आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन उसके पहले नवलखंड सर ने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया, एनडीए बहुत ही मजबूत स्थिति के अंदर है और ये घोसी की सीट हम लोग बहुत ही मजबूती अंतर से जीतते जा रहे हैं। ठीक है सुभाष जी, आज आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से इतनी नाराजगी थी कि फटाफट से एनडीए का दामन थाम लिया, लेकिन ये एक साल में, ये जो इसी साल में आप लोगों ने इसी कार्यकाल में जो चीजें बदली हैं, अब इसका असर जनता पे कितना पड़ेगा ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट में 2 बार बदलाव हुए हैं, यही समाजवादी पार्टी का कहना है और यही समाजवादी पार्टी जमीन पर भूनती हुई भी नजर आ रही है। नहीं ममता जी, इसको भी मैं स्पष्ट कर दूं कि चलिए ठीक है, ये बार बार हमें को दोष देते ममता जी। मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने 2017 के अंदर गठबंधन किया कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी भी खराब। इन्होंने 2019 के अंदर गठबंधन किया बहुजन समाज पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी भी खराब। इन्होंने संजय निषाद जी को अपने साथ में लिया, उनको भी छोड़ दिया, वो भी खराब। इन्होंने 2022 के अंदर हमको लिया, हम भी खराब। अच्छा भैया तारिक भाई ये बताइए कि हम सारे लोग खराब हैं, आपके अकेले अखिलेश यादव जी सही है? अरे समाजवादी पार्टी जिन पिछड़ों की बात करती है, समाजवादी पार्टी जिन दलितों की बात करती है, समाजवादी पार्टी जिन अल्पसंख्यकों की बात करती है, समाजवादी पार्टी इनको ठगने का काम किया। जब भी इनको राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बारी आती, जब भी इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बारी आती, तो समाजवादी पार्टी इनसे किनारा क्यों काट लेती है? और तारिक भाई आप ही बताइए कि 56-57 सदस्य जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके अंदर सिर्फ 4 ही मुस्लिम, क्यों भैया मुसलमान वोट नहीं देते समाजवादी पार्टी को? पूछिए आपके सुप्रीमो अखिलेश यादव जी से। इन्होंने 10 यादवों को शामिल किया ममता जी, और उसमें 10 यादव में भी इनके 6 इनके परिवार के यादव, बाकी यादव का घंटा बजाने के लिए रहेगा समाजवादी पार्टी के अंदर। तो दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को समाजवादी पार्टी ठग दिया है। और रही बात सुभाषपा की, आपने बोला उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हमको मिला है और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें बोला कि भैया आप एनडीए के साथ में जाइए, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाइए, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जाइए। वरना हमारी स्वीकारता थी और हमने स्पष्ट बोला था, पूरी की डिबेटों के अंदर भी हमने बोला था कि हमारी प्राथमिकता विपक्ष थी। अब जवाब देने का मौका दीजिए भाई। ममता जी इनसे पूछिए, इनसे ममता जी पूछिए कि भैया आपने, 1 मिनट तारिक भाई बोल लूं मैं, ममता जी इनसे पूछिए तारिक, पटना के अंदर आपकी जो बैठक हुई थी, क्या इन्होंने हमें उस विपक्षी एकता की बैठक में बुलाना जरूरी समझा? अरे भैया उत्तर प्रदेश के अंदर हम कांग्रेस से बड़ी पार्टी हैं, कांग्रेस से बड़ा दल है, बहुजन समाज पार्टी से बड़ा दल है, लेकिन आप हमको पूछना जरूरी नहीं समझे, तो भैया क्या किया जाएगा? सुभाष यादव जी, आपके गुस्सा, आपकी नाराजगी, इसका जवाब तारिक खान जी से लूं। फटाफट तारिक खान जी इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं प्रशांत जी के पास जल्दी से। अभी सुभाष भाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनसे कहा है कि ये बीजेपी के साथ चले थे। कैसे कहा है? चिट्ठी लिखी है, कान में आके कहा है, चिल्लाया है? आपके कान में आके कहा? बीच में सुभाष भाई नियम समझिए, नहीं आप भी नियम समझिए। चिट्ठी लिखी, अब मैं चुप जाऊं, आप भी चिट्ठी लिखिए, आपको लोगों को भी आप इनसे बुलवा लीजिए, ये लोग बीजेपी के साथी हैं, ज्यादा टाइम दे लीजिए। ठीक है, ये तरीका गलत है। मैंने आपको सुभाष भाई सुन लीजिए, आप उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, अभी समय है। तारिक खान जी, इन्होंने कहा कि जनता ने हमसे कहा है। जनता सिर्फ एक बार कहती है, वो भी वाया ईवीएम। वाया ईवीएम आपसे कहा था, ईवीएम बीजेपी के अगेंस्ट में आपको जितना भी वोट मिला है, 5 से जितने विधायक आपके जीते हैं छोटे मोटे, तो इस ईवीएम को ठिकरा फोड़ने वाले लोग, सरकार से जाने के बाद में हारने वाले लोग ईवीएम को दोष देते हैं और आज ईवीएम को ही बोल रहे हैं कि भैया ईवीएम ने मतदान दिया। तारिक भाई पहले तो स्टैंड ले लो यार, आप कि आप ईवीएम को दोष दोगे या ईवीएम की स्वीकारता को स्वीकार करोगे? आप पहले बताओ। ऐसे लोग सुभाष यादव जी, इस तरीके से सुभाष यादव जी बात करिए, आप तथ्यों की बात करिए, तथ्यों के जब आप बोल रहे थे तो किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं था। जब ये बोलने दीजिए, उसके बाद में आपके पास आऊंगी, आप उस पर अपनी बात रखिएगा। सुभाष भाई मैं 1 सेकंड आपको बोलने नहीं दूंगा, अगर मैं चाह गया तो 1 सेकंड। अरे आप क्या चाहोगे? अरे आप क्या चाहोगे बोलने के लिए? मैंने कहा क्या, ये सुनिए, मैंने कहा कि जनता ईवीएम पे जवाब देती है। मैंने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया, आप गलत डायरेक्शन में, क्योंकि आप जल्दबाजी में रहते हैं कि कैसे कूद के सामने वाले को पकड़ लें। मैंने कहा कि जनता कैसे आपको बता रही है कि भाजपा में चले जाइए, क्या कान में आके बता रही है? भाई जनता मैंडेट से ही तो बताती है, और वो मैंडेट ईवीएम के थ्रू देती है। वो मैंडेट आपको जो दे रखा है, जितने भी विधायक हैं आपके, वो अगेंस्ट द बीजेपी दे रखा है। ये एक बड़ी लॉजिकल बात है। अब आपने कहा कि जनता आपको बता रही है, कैसे बता रही है? क्या मैसेज कर रही है, या चिट्ठी लिख रही है, या यूसीसी पे जिस तरीके से एक राय मांगी गई थी उस तरीके से पोर्टल बनाकर आपने राय मांगी है, प्लेबिसाइट कराया है? प्लेबिसाइट एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है। जनमत संग्रह ब्रिटेन में कई बार हुआ है, आपने ये कराया है? आपके पास कोई आधार नहीं है ये बात कहने का, हवा में ये बात आप कह रहे हैं। आपने संगठन की भी बात की,
किसी के संगठन पे उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे अपने संगठन में भारत में एक किसी धर्म विशेष के लोगों को टिकट देती है न रखती है, हमने आज तक नहीं सवाल उठाया। उनका अधिकार है, दे या न रखें। आप सब कुछ अपने बेटों को दे दीजिए, ये भी आपकी पार्टी का अधिकार है। तो इसलिए संगठन पे आप मत सवाल उठाइए, आप अपना काम करिए। हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है और आपके ऊपर हमेशा आपके ऊपर पॉइंट करता रहेगा कि जनादेश आपका अगेंस्ट द बीजेपी था। आपने घर पाने के लिए, आपने सिक्योरिटी पाने के लिए, अपने दोनों बेटों को एडजस्ट करने के लिए उस जनादेश का घर मिल गया चलिए ठीक है, और बहुत जल्दी ठीक है प्रशांत जी, चीजें मिल जाएंगी। प्रशांत जी के पास चलते हैं। मैं इनके तारिक खान जी, सवालों उसके का बाद जवाब मैं दे दूं लौटूंगी। ममता जी, इनके सवालों का जवाब दे मैं दूं। लौटूंगी, अभी प्रशांत जी से ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी सुभाष जी। प्रशांत जी, क्योंकि इस वक्त आपके साथ सुभाषपा है और दारा सिंह चौहान नया चेहरा आपने उतार दिया है, तुरंत पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया और आपने इतना भरोसा जता दिया कि उपचुनाव की वो सीट आपने उनके हवाले कर दी। अचानक से इतना भरोसा कैसे? कल ही कुछ ही दिन पहले गठबंधन हुआ था और कुछ ही दिन में आपने उन्हें उतार भी दिया है मैदान में। क्या इस बात का डर है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अकेले चुनाव नहीं लड़ पाती है? सिंह जी, मैं जानकारी के लिए बता दूं, दारा सिंह चौहान जी हमारे लिए नए नहीं हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, लंबे समय तक भाजपा में रहे हैं। कुछ समय के लिए वो समाजवादी पार्टी में चले गए, भी वो वापस आ गए हैं। और जिस तरीके से तथ्यों के आधार पर सुभाष जी ने बताया कि सारे आंकड़े हमारे पक्ष में हैं। वहाँ दारा सिंह चौहान जी का भी अपना एक वोट बैंक है, उनका जनाधार है, उस आधार पर भी पिछली बार 22,000 वोटों से जीते। प्लस पिछली बार सुभाषपा हमारे साथ नहीं थी, सुभाषपा का पूर्वांचल में आपको सबको पता है कि उनका आधार है। तो हमारे साथ थे तो हम 325 सीटें जीते। पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ गए तो हमारी सीटें कुछ घटी, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। अब जो चूंकि सुभाषपा का भी साथ है, दारा सिंह चौहान जी का अपना एक वहां पे वोट बैंक है, तो कहीं कोई मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई संदेह, बिल्कुल सीट आसानी से निकल रही है। और जिस अंतर से पिछली बार दारा सिंह चौहान जी जीते थे, उससे अधिक अंतर से हम यहाँ पर जीतने का काम करेंगे। इसके अलावा चाहे आप 2022 के बाद से जितने भी बाई इलेक्शन आप देखें, खतौली और मैनपुरी को छोड़ करके बाकी सभी बाई इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल जीते हैं। अभी नगर निगम के भी चुनाव जीते हैं, तो इसमें बिल्कुल कहीं कोई बात नहीं है। पार्टियों में परिवर्तन होता रहता है, अपने अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से लोग करते हैं, गठबंधन में बदलाव होता रहता है। तो ये तो किसी के ऊपर भी ये चीजें आरोप लगाना गलत है। इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता कि राजनीति में इन सब चीजों को बहुत कोई मायने रह गया है। ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि सुभाषपा को, दारा सिंह चौहान को इसलिए वहां पर कैंडिडेट मिले क्योंकि वो विपक्ष के साथ थे और विपक्ष को सपोर्ट किया है जनता ने, इसलिए वो वहां पर जीते थे। चेहरे से नहीं चला है, पार्टी की वजह से उनको जीत हुई है। नहीं, देखिए मैं बताया ना कि आप दारा सिंह चौहान जी का रिकॉर्ड देखिए, लंबे समय से और भी पार्टियों में रहे, बहुजन समाजवादी पार्टी में भी रहे, उनका एक अपना जनाधार है। अगर उनका जनाधार नहीं था, अगर बड़े नेता नहीं थे, समाजवादी पार्टी ने क्यों लिया? हम तो कह रहे हैं उनका अपना वोट बैंक है, इसलिए हमने लिया है। पहले बसपा में थे तो उस चीज को आप नकार नहीं सकते। अगर भाई सपा का इतना ही अच्छा जनाधार था तो उत्तर प्रदेश में सरकार क्यों नहीं बना लिया? अब एक सीट की बात मत करिए ना, एक सीट तो उसीलिए जीते कि उनका अपना था, प्लस राजभर जी की पार्टी का अपना वोट बैंक था। आज जो हमारे साथ है तो हमारे पक्ष में समीकरण है, दोनों का वोट बैंक हमारे साथ जुड़ेगा, प्लस जो हमारा वोट बैंक है वो मिलेगा ही। तो आंकड़ों के आधार पर तो हम लोग आज की डेट में जीत रहे हैं, उसको कोई संदेह नहीं। अब देखिए बाकी अभी तो जो उनका गठबंधन है, देखिए कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार उतारती है कि नहीं उतारती, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सुभाष यादव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बात पूरी करिए। जी ममता जी, पहले तो मैं इनके ईवीएम वाली बात पे कर देता हूँ। इन्होंने बोला कि ईवीएम के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट। पहली बात तो ये पहले तो स्पष्ट कर दें कि ये इनकी लाइन है या इनके सुप्रीमो की लाइन है कि समाजवादी पार्टी की लाइन है। इसी 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर ममता जी, आपको पूरी तरह से मालूम, आपको मुझसे ज्यादा इस बारे में जानकारी होगी, इन्हीं अखिलेश यादव जी ने जब 2022 का विधानसभा संपन्न हुआ चुनाव और जब परिणाम आए तो इन्हीं अखिलेश यादव जी ने ईवीएम के ऊपर सवाल उठा दिए कि ईवीएम के अंदर भैया धांधली हुई थी और कई जगह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए हमको हराने का हर संभव प्रयास किया गया और हमारे प्रत्याशियों को हराया गया। यह है ईवीएम का। यानी इनकी पार्टी की गाइडलाइन अलग है और इनके सुप्रीमो की गाइडलाइन अलग है और इनकी खुद की गाइडलाइन अलग है। ये तीनों भिन्न है। इन्होंने सुरक्षा की बात की, ठीक है भैया तारिक भाई, सुरक्षा लेने के लिए आपके चाचा शिवपाल जी गए थे क्या? इसके बारे में नहीं बोलोगे एक बार भी? जिन बेटों को सेट करने की बात कर रहे हो आप, अरे शिवपाल जी ने भी अपनी पार्टी का विलय इसीलिए किया था कि अपने बेटे आदित्य यादव को सेट कर लें। इसके बारे में आप नहीं बोलोगे। जिस यूसीसी की बात कर रहे हो आप, जिस चिट्ठी लिखने वाली बात कर रहे हो, 2017 के अंदर आपने कांग्रेस से गठबंधन किया,
वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का जब उदय हुआ था, सद्य आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी तो उन्हें कांग्रेस के विपरीत स्थापना की थी। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ में गठबंधन करे। तो क्या कांग्रेस से गठबंधन कर लिया अखिलेश यादव जी के साथ में? आपको क्या चिट्ठी लिखी गई थी, टेलीग्राम आया था, मोबाइल में मैसेज किया गया था? जरा वो भी बताइएगा। जिन मायावती से 36 का आंकड़ा था 2019 के अंदर आपने गठबंधन किया, तब आप लोगों ने बोला था कि भैया उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही गठबंधन करने के लिए। तब क्या चिट्ठी लिखी गई थी? तब क्या मैसेज किया गया था? कार हुआ था आपको? एक मिनट क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, माफ कीजिए, मेरे पास समय नहीं है। आप चारों का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय बहुत कम है, बहुत धन्यवाद आप चारों लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये अग्नि परीक्षा किस स्तर पर जाकर रुकेगी और क्या नतीजे होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सितंबर में साफ तौर पर इसमें इलेक्शन हो जाएंगे और रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। अब देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है और ये सीट किसके खाते में जाती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का यहां पर हो रहा है, फौरन लौटते हैं।